नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। पहाड़ में ठंडी हवा के झोंके नहीं चले। आज तो सियासी शोले बरसे। परेड मैदान में राहुल ने पीएम मोदी पर सवालों की बौछार की तो इसी मंच पर पाला बदलने का खेल भी हुआ। हाथ को खंडूड़ी का साथ मिला तो कई और नेताओं ने अपना सियासी ठिकाना बदल लिया। दिखाएंगे आपको पूरी खबर। राहुल और मोदी के सियासी दौरों पर भी है नजर। इधर चौकीदार बन गया है सियासी हथियार, क्योंकि बीजेपी ने कर दिया है कांग्रेस पर करारा पलटवार। कैसे, दिखाएंगे पूरी खबर। काशी और संत कबीर नगर के शहर का सियासी मिजाज भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और करते हैं महाभारत का आगाज। महाभारत की जंग से पहले पाला बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। कोई पार्टी की नीति का हवाला दे रहा है, कोई टिकट के लिए घर बदल रहा है। सियासत का खेल ही ऐसा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक आज बहुत कुछ बदला है। नेताओं ने अपना ठिकाना बदल लिया है। किसी को टिकट का बहाना मिल गया है तो किसी को नीति का तराना मिल गया है। पाला बदलने का सिलसिला। नेताओं ने अपना घर बदला। कमल वाले साइकिल सवार, हाथ को मिला खंडूड़ी का साथ। पहाड़ में राहुल की मौजूदगी में कमल को किनारे करते हुए बीजेपी के दिग्गजों में शुमार बीसी खंडूड़ी के बेटे मनीष खंडूड़ी ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। ऐसी अटकलें हैं कि कांग्रेस मनीष खंडूड़ी को पौड़ी लोकसभा सीट से टिकट दे सकती है। खंडूड़ी खानदान के लिए इसे पुश्तैनी सीट का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि बीसी खंडूड़ी की पौड़ी सीट पर खासी पकड़ रही है। पौड़ी सीट से उन्होंने लगातार जीत हासिल की है। मैंने अपने पिताजी से 3 सवाल पूछे थे। क्या आपका आशीर्वाद मेरी तरफ है? और उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि क्या तुम सच्चाई की मार्ग पर चल सकते हो? मैंने कहा हाँ। उन्होंने मुझसे ये पूछा कि क्या तुम निडरता से अपना कार्य कर सकते हो? मैंने कहा हाँ। मैं राहुल गांधी जी को यही आश्वासन दिलाना चाहूँगा कि जिस तरह जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी ने आपकी सेवा की है, आपके आशीर्वाद के साथ मैं भी आपकी सेवा करूँगा। पहाड़ से पाला बदलने का सिलसिला शुरू हुआ तो मैदान भी अछूता नहीं रहा। बीजेपी अभी टिकट का हिसाब किताब ही लगा रही है कि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी वाले श्यामा चरण गुप्ता पर डोरे डाल दिए। समाजवादी पार्टी ने बांदा लोकसभा सीट से श्यामा चरण गुप्ता का टिकट कंफर्म कर दिया है। बीजेपी ने उन्हें वेटिंग लिस्ट में डाल रखा होगा या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन उन्हें इस बात की आशंका जरूर थी कि टिकट कंफर्म नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए ट्रेन ही बदल ली। श्यामा चरण गुप्ता प्रयागराज लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद रहे हैं। आज एक और बदलाव हुआ, लेकिन इसका ताल्लुक सीधे यूपी से नहीं है। ये नॉर्थ और साउथ का संगम है। जी हाँ, जेडीएस नेता दानिश अली ने भी दिल कहीं और लगा लिया है। दानिश अली अब हाथी की सवारी करेंगे। टिकट मिलेगा या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन नेताजी कहते हैं कि अभी कोई चाहत नहीं। जनता दल एस को अपने में छोड़ करके और आज बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है और इनको बहुजन समाज पार्टी में आज आने की इनका स्वागत हम लोग कर रहे हैं और इससे हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी। बहुत खुशी है इनके पार्टी में आने से। मेरा पहले से आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट जो है, जो बहुजन समाज के लिए, जो वीकर सेक्शन की पॉलिटिक्स है, जो बहन कुमारी मायावती जी की पॉलिटिक्स है, जो इस देश में विभिन्नताओं में एकता रखने वाली जो बात है, जो आज जिस तरीके का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान पर ही खतरा मंडरा रहा है। आज ऐसी शक्तियां जो इस देश में भाईचारे को बांटना चाह रही हैं, तो ये ज़रूरी बन गया है कि हम अपनी ऊर्जा को बजाय वेस्ट होने के उसको हम इस्तेमाल करें एक सशक्त लीडरशिप के साथ। कहना गलत नहीं होगा, सियासी महाभारत में सिपह सालारों के खेमे बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है।
रणभूमि के अभी कितने रणबांकुरे अपने नफा नुकसान को देखते हुए कब किसके साथ जाएंगे कहना मुश्किल है। बस देखते जाइए महाभारत की ये जोर आजमाइश। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर देहरादून के परेड ग्राउंड में सियासी मंच से राहुल ने खूब शोले बरसाए। पहाड़ में चुनावी शंखनाद करते हुए राहुल ने राफेल से लेकर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी और पीएम मोदी को घेरा। राहुल ने कहा कि पुलवामा हमले के वक्त पीएम जिम कॉर्बेट पार्क में शूटिंग कर रहे थे। पीएम वहां अलग अलग अंदाज से पोज दे रहे थे। राहुल ने राफेल डील को लेकर पीएम मोदी और केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। मनीष खंडूड़ी के कांग्रेस में शामिल होने पर राहुल ने बीसी खंडूड़ी का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी में सच बोलने वालों के लिए जगह नहीं है, उन्हें साइडलाइन लगा दिया जाता है। जैसे ही पुलवामा ब्लास्ट हुआ, एकदम हमने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे दम के साथ सरकार के साथ और देश के साथ खड़ी है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ बोला, अपने सब प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। उसी समय हमारे प्रधानमंत्री कॉर्बेट पार्क में नेशनल ज्योग्राफिक की पिक्चर बना रहे थे 3.5 घंटे। इंटरनेट पे जाके आप उनके पोस्ट देख लीजिए, मुस्कुराते हुए कभी आसमान की ओर, कभी यूं खड़े हैं, कभी यूं खड़े हैं। साढ़े 3 घंटे पूरा देश उनका प्रोग्राम जानता है। आपको मालूम है कि खंडूरी जी पार्लियामेंट की डिफेंस कमेटी के चेयरमैन थे, मालूम है आपको? अब खंडूरी जी ने, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस देश के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, सेना के लिए दी, और मैं कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति हूं, मैं बोल रहा हूं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फौज में दी, उन्होंने पार्लियामेंट की कमेटी में एक सवाल पूछ लिया, नेशनल सिक्योरिटी का सवाल पूछा, सच्चाई बोली कि जिस प्रकार से सरकार को सेना की मदद करनी चाहिए, जिस प्रकार के हथियार सेना के हाथ में होने चाहिए, जो प्रिपरेशन सेना का होना चाहिए वो नहीं है। और खंडूरी जी ने सच्चाई बोली। क्या हुआ? खंडूरी जी को उस कमेटी के चेयरमैनशिप से नरेंद्र मोदी ने हटाया। राहुल गांधी ने देहरादून में शहीद मोहन लाल, आपको बताएं कि रतूड़ी, और शहीद मेजर विभूति डोंडियाल के परिजनों से भी आज मुलाकात की है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने यहां शहीद के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। और अब बात करते हैं चौकीदार के सियासी हथियार बनने की। अक्सर राहुल गांधी के भाषणों और रैलियों में आपने चौकीदार चोर है का नारा सुना होगा, लेकिन अब बीजेपी के राहुल के इस नारे की नब्ज पर वार किया है, यानी इसका तोड़ खोज लिया है। बीजेपी ने एक विज्ञापन के जरिए चौकीदार को खुद के लिए हथियार बनाने की कोशिश की है।
करीब 4 मिनट के इस विज्ञापन में पूरे देश की झलक है। हर तबके को शामिल किया गया है, लेकिन हर कोई एक ही जुबान बोल रहा है, मैं भी चौकीदार हूं। चौकीदार चोर है पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी चलाएगी विशेष अभियान। मोदी का नारा, हाँ मैं भी चौकीदार। चौकीदार चोर है बनाम मैं भी चौकीदार। दिल्ली में कोई भी आपको मिल जाए, बस ये शब्द कहना चौकीदार। उसको आप आस्ते से कहो चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। जैसे भी कहना है आप चौकीदार बोलो, दूसरे साइड से पता लगेगा चोर है। यह है कांग्रेस पार्टी का कमाल। जी हाँ, ये वही नारा है जिसे राहुल गांधी ने बोल बोल कर कांग्रेस का एक बड़ा हथियार बना दिया। लेकिन चुनाव से ठीक पहले अब बीजेपी ने राहुल के इस हथियार की काट ढूंढ ली। वो एक अकेला चल पड़ा, मैं उसकी कतार हूँ, हाँ मैं भी चौकीदार हूँ, हाँ मैं भी चौकीदार हूँ। पीएम मोदी ने इस गाने को ट्विटर पर शेयर करते हुए मुहिम शुरू कर दिया। गाने में सीधे तौर पर देश के हर नागरिक को देश का चौकीदार बताया गया है। पीएम मोदी ने इसके साथ ही अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि आपका चौकीदार दृढ़ता के साथ खड़ा है और देश की सेवा कर रहा है, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। जो लोग भ्रष्टाचार, गंदगी और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ते हैं वो सभी चौकीदार हैं। जो लोग भारत की प्रगति के लिए मेहनत कर रहे हैं वो सभी चौकीदार। इस 3.5 मिनट के वीडियो में पूरे हिंदुस्तान को दिखाया गया है, जिसका सीधा मतलब है कि अगर राहुल गांधी या पीएम मोदी को चौकीदार चोर है कहकर संबोधित करते हैं तो वो देश के प्रत्येक नागरिक को चोर कहें। लोकसभा चुनाव और बीजेपी के लिहाज से इसे पीएम मोदी का एक बड़ा हथियार माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के बार बार चौकीदार चोर है कहने को लेकर कई सर्वे कराए गए और उसकी काट में मैं भी चौकीदार कैंपेन को अमली जामा पहनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मैं उसकी कतार हूँ, हाँ मैं भी चौकीदार हूँ, हाँ मैं भी चौकीदार हूँ। पीएम मोदी के मैं हूं चौकीदार अभियान पर राहुल का पलटवार। क्या आत्मग्लानि हो रही है मोदी जी? रक्षात्मक ट्वीट मिस्टर मोदी जी, आज आप कुछ आत्मग्लानि महसूस कर रहे हैं तो मैं हूं चौकीदार पर पलटवार किया है यहां पर। लखनऊ में आज एसपी, बीएसपी और आरएलडी गठबंधन के बाद पहली बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती से उनके आवास पर मिलने आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव जयंत चौधरी पहुंचे। मायावती से मुलाकात में जयंत चौधरी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा की है। आपको बता दें कि एसपी, बीएसपी और आरएलडी गठबंधन के तहत आरएलडी उत्तर प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों मुजफ्फरनगर, बागपत और मथुरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। प्रदेश और देश के आगे ज्वलंत मुद्दों पे हमने चर्चा की और जो हमने एक गठबंधन बनाया है आदरणीय सुश्री मायावती जी की और आदरणीय अखिलेश जी के पहल से, वो एक प्रभावी गठबंधन होगा तालमेल पर, और जो हमें एक संदेश अपने कार्यकर्ताओं को देना है इस पे भी हमने आज चर्चा की और मायावती जी बड़ी हैं, उनका आशीर्वाद मैंने लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक सीट पर 80 की 80 सीटों पर मेहनत करेंगे गठबंधन के लिए। सूबे के 2 बड़े विरोधी एक साथ आ गए। एक विस्तार में जुटा है तो दूसरा घर की राह संभाल नहीं पा रहा।
बाप ने बेटे से छोटी बहू के लिए सिफारिश की, लेकिन बेटे ने मोहर नहीं लगाई है। बज गया चुनाव का डंका, बिछ गई सियासी बिसात, घर की रार अब भी बरकरार। चुनाव की घोषणा हो गई, लेकिन घर की रार अभी भी बनी हुई है। मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव से अपनी छोटी बहू अपर्णा के लिए सिफारिश की, लेकिन संभल से उम्मीदवार बनाने पर मोहर नहीं लगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 4 सीटें अभी घोषित की हैं, जिसमें संभल है, और मुझको लगता है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये पार्टी नेतृत्व तय करता है। और जहां तक नेताजी जिसको भी कह देंगे, जहां से कह देंगे, अध्यक्ष जी करेंगे, लेकिन ये बातें कहां से आ रही हैं ये बात अभी तक समझ में नहीं आई। ये तो रही घर की बात जो उलझती ही जा रही है, लेकिन गठबंधन में शामिल मायावती अपने पैर पसारने में जुटी है। हिंदी पट्टी राज्यों में गठबंधन करने के बाद अब साउथ में कांग्रेस और बीजेपी विरोधी दलों के साथ गठबंधन की गांठ लगी है। बहुजन समाज पार्टी और जन सेना पार्टी और कुछ कम्युनिस्ट पार्टी, तो हम लोग मिलकर तो वहाँ पर पार्लियामेंट और असेंबली का आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में भी हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मायावती जिस तरह से कांग्रेस के सीने में वार करती हैं, उससे घायल कांग्रेस ने पूछा कि मायावती का बीजेपी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है। बीजेपी के खिलाफ आप नहीं बोलती, देश के लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। मायावती बखूबी ये बात समझती हैं कि दिल्ली में सत्ता की धमक दिखानी है तो अन्य राज्यों में भी अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। मायावती ने मुलायम के चेहरे को भुनाने के लिए रणनीति तैयार कर ली है। कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिए गए हैं कि मुलायम के सम्मान का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि होर्डिंग में लगे मुलायम और काशीराम के चित्रों से संदेश दिया जा सके कि एसपी और बीएसपी का गठबंधन धर्म मजबूत है। जनता को अपने पाले में खड़ा करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जाएंगे, लेकिन रिजल्ट क्या होगा, जनता किसके साथ जाएगी, किसके खिलाफ, ये तो जनता को ही तय करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी लिहाज से आपको बताएं कि सबसे महत्वपूर्ण हाई प्रोफाइल मानी जाने वाली वाराणसी की लोकसभा सीट पर देश ही नहीं बल्कि विदेश की भी नजर है। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, वाराणसी से खुद पीएम नरेंद्र मोदी वर्तमान में सांसद हैं और आगामी चुनाव इसी सीट से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो जानना जरूरी है काशी के सियासी मिजाज को। अब मां गंगा के साथ भोले बाबा का सीधा संबंध जोड़ दिया है। गंगा से हम सीधे स्नान करके भोले बाबा के चरणों में आकर के सर झुका सकते हैं। तो सुना आपने, जब मां गंगा से सीधे जुड़ गए हैं भोले बाबा। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करते वक्त मोदी ने ये बात कही और लोगों की नजरों में काशी की कहानी में विकास का एक अध्याय जोड़ गए। एक बार फिर उम्मीद है काशी की इसी धरती से पीएम मोदी चुनाव लड़ सकते हैं। वाराणसी लोकसभा सीट 1952 में अस्तित्व में आई। पहले चुनाव में यहां से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी रघुनाथ सिंह ने जीत दर्ज की। 1962 में भी ये सीट कांग्रेस के नाम रही। 1967 में सियासी समीकरण बदले और ये सीट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के खाते में चली गई। 1971 में दोबारा कांग्रेस लौटी, लेकिन 1977 में इंडियन नेशनल लोक दल ने बाजी मार ली। 1980 और 1984 में सीट कांग्रेस के खाते में रही। 1989 में जनता दल के अनिल कुमार शास्त्री यहां से चुनाव जीती। उसके बाद साल 1991 से लगातार लोकसभा चुनावों में यहां से भाजपा जीतती आ रही है। बीजेपी के शिरीष चंद्र दीक्षित यहां से एक बार चुनाव जीते, 3 बार शंकर प्रसाद जायसवाल, 1 बार डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने जीत दर्ज की। वहीं स्थानीय लोगों में महागठबंधन के मुकाबले मोदी का क्रेज बना हुआ है। देखिए, वर्तमान स्थिति मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि श्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में जा रही है, और सच्चाई एक ये भी है कि आज देश के आगे नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। तो इस वजह से विकल्प न रहने के कारण और कोई भी एकजुटता न रहने के कारण वर्तमान परिस्थितियों में तो हमें महसूस होता है कि नरेंद्र मोदी जी दोबारा सत्ता में वापस आएंगे। मुद्दा मोदी जी ने जो कर दिया वो दिखलाई दे रहा है सड़क पर, तो इसलिए उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जब लोग जानते नहीं थे मोदी जी को, उस समय
कयास लगाते थे। जब उस समय वो 80 में 71 सीट ले आए तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। थोड़ी देर में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, बीजेपी जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में हो सकते हैं 100 उम्मीदवार। केंद्रीय चुनाव समिति लेगी उम्मीदवारों पर फैसला, पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। उत्तर प्रदेश के कई सांसदों का टिकट कट सकता है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश के 30 से 40 सांसदों के टिकट कटने की अटकलें हैं। आडवाणी, जोशी, कलराज के नामों पर सबकी नजर होगी। तो बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के कई सांसदों का टिकट कट सकता है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश के 30 से 40 सांसदों के टिकट कटने की अटकलें हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, जिसके बारे में न्यूज 18 अपने दर्शकों को जानकारी दे रहा है। थोड़ी देर में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। और बातचीत करने के लिए रंजना हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही है। रंजना, क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं इस बैठक से? इस बैठक के बाद देर रात तक क्या कोई लिस्ट सामने आ सकती है? उत्तर प्रदेश में भी जिस तरीके से चुनाव है लोकसभा का, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी उम्मीदवारों का ऐलान होना है। ऐसे में क्या यहां पर उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स भी आ सकते हैं आज सामने? अनुपम, देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए कोर कमेटी की, यूपी कोर कमेटी की बैठक कल दिल्ली में बुलाई गई है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहले यहाँ के नेताओं के साथ कोर कमेटी के बैठक में बैठेंगे। और जो कल लखनऊ में, क्योंकि यहाँ पे शाम में 3 घंटे कोर कमेटी की बैठक यूपी के बीजेपी कार्यालय लखनऊ में हुई है, वहां पे विस्तार से चर्चा हुई है, टिकटों को लेकर और सारी चीजों पर बातचीत हुई है। और अब एक सहमति जो बनी है यहाँ यूपी के नेताओं के बीच, वो कल जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ दिल्ली में बैठेंगे तो वहां पे ये चीजें कोर कमेटी की बैठक में सामने रखी जाएगी और उसके बाद ही मुहर लगेगी। अनुपम, यूपी के अगर प्रत्याशियों की सूची की बात हम करें तो उसके बाद ही मुहर लगेगी। तो कल बैठक बुलाई गई है, यूपी कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में, और उस बैठक के बाद यूपी के जो प्रत्याशी होंगे उनके नामों पर मुहर लगेगी। और आज जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उसमें और जगहों के नामों पर चर्चा होगी और वहां पे उसकी सूची के बारे में कयास लगाया जा रहा है कि आ सकती है। लेकिन यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी की बिल्कुल रंजना रोकेंगे। पवन गौड़ भी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली में बीजेपी दफ्तर से। पवन, वहां से क्या अपडेट है? बैठक शुरू हो गई है, क्या उत्तर प्रदेश के नामों पर भी चर्चा होगी? क्या अपडेट्स वहां से हैं? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक बैठक शुरू नहीं हुई है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव है। तकरीबन 6 बजे राष्ट्र के जो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू होगी। तमाम जो नेता हैं, जो केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं, जेपी नड्डा हों, अमित शाह हों, राजनाथ सिंह हों, अरुण जेटली हों, सुषमा स्वराज हों, वो सब लोग धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री के आने का जो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। तकरीबन 6 बजे तक प्रधानमंत्री बीजेपी दफ्तर पहुँचेंगे, उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो जाएगी। जहाँ तक बात करें उत्तर प्रदेश चुनाव जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर बात करने की, तो आज उत्तर प्रदेश के जो उम्मीदवार हैं उन पर चर्चा नहीं होगी, क्योंकि कल सुबह दिल्ली में अमित शाह ने, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जो उत्तर प्रदेश बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है, उस कोर ग्रुप की बैठक में पहले उम्मीदवारों पर चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। उसके बाद में परसों, जो कि सोमवार को फिर से बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, उसमें उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है। तो अभी तक की अपडेट और ब्रेकिंग यही है कि आज उत्तर प्रदेश के जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर कोई चर्चा बीजेपी के अंदर नहीं होगी। जहां तक बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष यहां पहुंच चुके हैं। सुबह उनकी कोर ग्रुप की मीटिंग भी हो चुकी थी, तो आज उनके उत्तराखंड के जो उम्मीदवार हैं उन पर चर्चा होगी और शाम तक एक फाइनल सूची तैयार हो सकती है। तो क्या माना जाए, आज जो लकी 100 होंगे वो सामने आ जाएंगे? जी, उम्मीद तो यही है, कम से कम मतलब चर्चा होकर एक बार कंफर्म कर लिया जाएगा। उसके बाद में ऐसा है, क्योंकि सोमवार को भी एक चुनाव समिति की बैठक होनी है, तो हो सकता है कि बीजेपी दोनों की लिस्ट एक साथ निकाले या आज रंजना के पास शुरू करेंगे। रंजना, इन सब उठापटक के बीच बीजेपी वाले सपा में चले जा रहे हैं और जाहिर तौर पर कई सांसदों के टिकट कटने की भी चर्चाएं। सियासी फिजा उत्तर प्रदेश में कैसी है बीजेपी के अंदर?
देखिए अनुपम, हम लोग न्यूज 18 इस खबर को चला चुका है किन किन सांसदों के टिकट कटने वाले हैं। उसमें जो साक्षी महाराज का रिएक्शन उन्नाव से आ चुका है और आज श्यामा चरण गुप्ता जो प्रयागराज के सांसद हैं वो सपा के उम्मीदवार बन गए आज बांदा से। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होते जा रहा है क्योंकि जो बागी बन रहे हैं वो दूसरे पार्टी के शरण में चले जा रहे हैं और दूसरी पार्टी उनको उम्मीदवार भी बना दे रही है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है यूपी की पॉलिटिक्स में भी। आज जयंत चौधरी भी आए हैं और वो बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात किए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो पूरी सियासत जो है यूपी की गरमाई हुई है और कल प्रियंका गांधी का आने का कार्यक्रम है। तो इस तरह से देखा जाए तो यूपी की सियासत में पल पल बदल रहा है माहौल यहाँ का और इतनी गर्माहट है सियासत में कि पल पल तस्वीर बदल रही। आऊंगा पवन, आडवाणी, जोशी, कलराज, इन सबके बारे में चर्चा है, इनके टिकट कट सकते हैं, इनके बारे में क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं वहां से? देखिए, ये जो फैसला है पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में इस पर चर्चा हुई थी। आज केंद्रीय चुनाव समिति के बीच में भी चर्चा होगी कि जो नेता हैं जो 75 के पार कर गए हैं उनके भविष्य को लेकर क्या है। तो पहले भी पार्टी ने इन्हीं के ऊपर फैसला छोड़ दिया था, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो या लालकृष्ण आडवाणी हो, इनके ऊपर चुनाव लड़ने को लेकर फैसला छोड़ दिया था। लेकिन इसमें यह है कि अगर ये लोग अगर खुद चुनाव लड़ना चाहें तो पार्टी इनको मना नहीं करेगी, पार्टी इनको चुनाव लड़ाएगी। लेकिन ये बात स्पष्ट कर दी गई है, सभी को संदेश साफ दे दिया गया है कि केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसमें किसी को कोई जगह 75 पार के जितने भी आपका रंजना बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो अब देखना होगा देर शाम तक या रात तक क्या बीजेपी के लकी 100 के नाम सामने आते हैं। आगे बढ़ते हैं। न्यूज 18 के सबसे बड़े इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने राम मंदिर के मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि जल्द राम मंदिर बनने से उन्हें खुशी होगी। इस बारे में बात करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि उनके कई मुस्लिम दोस्त भी कहते हैं कि मामला जल्द सुलझना चाहिए और मंदिर बनने से उन्हें कोई आपत्ति भी नहीं है। एक साल पहले तक राजनाथ जी राम मंदिर का मुद्दा काफी गर्म था। लोग ये तक कहते थे कि अगले चुनाव तक ये एक अहम मुद्दा होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस मुद्दे को लेकर आगे चुनाव लड़ेंगे। बहुत सरगर्मी थी इस मामले में, काफी सारे आंदोलन भी हुए इसको लेकर। इधर पिछले 2-3 महीनों से मैं देख रहा हूं कि इसकी कुछ ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है। मोदी जी, अमित शाह, आप जैसे वरिष्ठ नेता, सभी लोगों ने कह दिया है कि जो होगा द लॉ विल टेक इट्स कोर्स, और इसकी चर्चा सडनली जो है खत्म हो गई है। कहीं ना कहीं क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जो देश का नौजवान है आज राम मंदिर के मुद्दे से उतना जुड़ा नहीं है जितना कि डेवलपमेंट के मुद्दे से जुड़ा हुआ है या जॉब क्रिएशन से जुड़ा हुआ है। जो उसकी अपनी जो जिंदगी है उसके अहम मुद्दे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे। क्या आपको भगवान राम के साथ सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए किसी का जुड़ाव नहीं है ऐसा मैं नहीं मानता हूं। पर इस बार लेकिन जहां तक राम मंदिर का प्रश्न है, देखिए एक प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट में इस समय चल रहा है और एक उन्होंने टीम बनाई है जो कि इस समय मध्यस्थता कर रही है। अब देखिए 2 महीने का समय दिया है, 2 महीने में इसके परिणामों को देखा जाना चाहिए। लेकिन राम मंदिर इतनी जल्दी बनेगा, मैं कहना चाहता हूं कि उससे हम लोगों को खुशी होगी जी। और जो लोग ये हवा फैलाने की कोशिश करते हैं कि देश का मुस्लिम नाराज होगा, ये सब गलत बात है, कभी नहीं। मैं जानता हूं अधिकांश हमारे मुस्लिम दोस्तों से बातचीत भी होती है। हाँ साहब, ये सब चीज अब खत्म होनी चाहिए, मंदिर बन जाए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं। नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि किसानों की कर्ज माफी किसी समस्या का हल नहीं है और कोशिश ये होनी चाहिए कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे, ये फार्मर लोन वेवर हर स्टेट जो देता रहता है, ये कहां ये किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारे किसानों की आमदनी बढ़े, 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए। और सच्चाई यह है कि हम तो ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं किसान का बेटा भी यह सोचने लगे कि हम भी किसान बनेंगे। यह भाव उसके मन में पैदा जिस दिन होगा, उस दिन मैं समझता हूं कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ये पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 9 बजे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।